case. Offenders, cameras, mobile phones would be confiscated. Eatables and beverages are not allowed inside the auditorium. अभी तक आपने देखा बाबा साहब के जीवन की पहले अंश की कुछ प्राथमिक घटनाएं। देश की आजादी के 75वें साल में दिल्ली टूरिज्म ने बाबा साहब का म्यूजिकल इसलिए रचा है क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे हमारी आजादी के रचयिता अनेक थे, उनमें से कईयों की कहानी आपने सुनी नहीं है। इतिहास की किताबों में एक पन्ने पर कुछ हस्तियों की बात होती है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तो कई किताबें भी कम पड़ेंगी। बाबा साहब को हम एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, लेकिन वो एक नए भारत की सोच थे। सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो हर पिछड़े वर्ग, हर समुदाय को साथ लेके देश का निर्माण करना चाहते थे। उनके जीवन को एक शाम में पिरोना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उनके मूल को समझ जाएं, उनके जीवन की एक किरण से अपने जीवन में रोशनी डालें, तो कितना स्वर्णिम होगा हमारा भविष्य। आप सब में एक अंबेडकर है, आइए उसे जाने, पहचाने। दिल्ली टूरिज्म की अद्भुत पेशकश, बाबा साहब द ग्रैंड म्यूजिक। मैं उस लोहे का बना था जो जितना घिसता उतना चमकता। मेरी मिट्टी संघर्ष की मिट्टी थी। जिस हवा में मैंने पहली सांस ली वो हवा ही विद्रोह की थी। मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, लेकिन जिस राह पे मैं चल दिया उसमें न कोई रिवर्स गियर ना ही कोई यू टर्न था। फिर भी मेरी गाड़ी कई घंटों को पार करती आगे बढ़ती थी। घटनाओं ने मुझे और मजबूत बना दिया। बड़ौदा वाली घटना ने मुझे हिलाया जरूर था, पर तोड़ नहीं पाई। अब मुझे इस बात का और ध्यान हो गया था कि मुझे पढ़ना है। मेरी पढ़ाई ही समाज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन था। अब मुझे अपनी कहानी का नायक खुद बनना। न कोई आंधी मुझे रोक सकती थी, न किसी तूफान के रोके मैं रुकने वाला। अब मैं उनकी आवाज बन गया जो बेचारे कभी अपने लिए बोल ही नहीं पाए। बेनाम नहीं, बेजुबान नहीं, हम इंसान हैं, बेनिशान नहीं। बेनाम नहीं, बेजुबान नहीं, हम इंसान हैं, बेनिशान नहीं। अपनी किस्मत के मालिक हम, अपनी विपदा के विनायक हैं। हम गीत भी और गाथा भी खुद अपनी कथा के नायक हैं। रास्ता जो अपना रोकोगे, हम अपनी दिशा बनाएंगे। बाढ़ में हमको झाँकोगे, तब के सोना बन जाएंगे। हवा न लो, ढानी न लो, और बूंद बूंद पानी न लो। हवा न लो, ढानी न लो, और बूंद बूंद पानी न लो। हम चीर के पर्वत का सीना खुद अपनी लहर उठाएंगे। पीढ़ियों की पीड़ा है, सच बन के अब उगलेगी। न
को जागरूक करने की मशाल लिए बाबा साहब चल पड़े समाज को शिक्षित करने। वो जानते थे कि एजुकेशन हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई आपसे आपके सपने छीन ले तो कैसा लगता है? लेकिन हमारी जातियों को सपने देखने का अधिकार है ही कहां? सपने देखने के लिए नींद चाहिए होती है, और हम तो सब या तो मरे हुए हैं या बेहोश। अरे इतनी कड़वाहट मत पाल यार। बाबा साहब के सपने भी अधूरे थे, पर वो तुम्हारी तरह दुखी होकर नहीं बैठ गए। उन्होंने अपने सपनों को दूसरों से जोड़ा और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। वे अमेरिका गए जरूर, पर थे भारतीय। अरे सूट पहने हुए संत थे वे जानते थे कि उनकी आवाज देश विदेश के सारे लीडर सुनेंगे। इसीलिए अब वो उनकी आवाज बनना चाहते थे जो कभी बोल ही नहीं पाए, और यहीं से शुरुआत हुई मूक नायक की। क्योंकि शेर बोलेगा तभी तो शिकारी की असलियत खोलेगा। अब शेर अपनी कहानी खुद बताएगा। संकोच करने का कोई कारण ही नहीं है। भूख रहकर जीने में क्या मतलब है? अब मैं निशंक होकर बात करूंगा। मेरा अखबार मूक नायक अब दलितों की हुंकार बनेगा। पहली बार जब यह अखबार छपा होगा, सोच कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी। अरे मान ले यार कि जब लड़ाई बड़ी और लंबी होती है तो वो अकेले के बस की बात नहीं होती। और तुझे क्या लगता है कि ये दलित मीडिया इस अखबार के पहले नहीं था, और ये समाज, सरकार और सत्ता से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। लेकिन उस समय मुंबई शहर से निकलने वाले लगभग सभी अखबार एक ही जाति की मुट्ठी में थे। हाँ, ये तो तुम सही पकड़े। तो क्या है ना कि लोग ये भूल जाते हैं कि जब कोई एक जाति नीचे जाती है तो उसके साथ पूरा समाज भी नीचे जाता है। और उस समय दलितों के पास रिसोर्स कम थे और कभी कभी करेज भी। ओ भाई, जानना सबको प्यारी होती है। हम आज सच नहीं बोल पाते, उस समय कौन सुनता था? अरे पर मैंने क्या कहा था कि कभी कभी एक तारा भी रोशनी देता है, और उसके सारे लोगों ने रेगिस्तान पार किए हैं। कोल्हापुर के शाहू जी महाराज जय हो, वो शख्स जिन्होंने दलितों को वो डायरेक्शन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि समाज में सब बराबर हो। जब सब एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो इस देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। शाहू जी, आपने दलितों को नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दिया? नवल, जब पीढ़ियों से दबे हुए लोगों को अंग्रेज पेशवाओं के खिलाफ खड़ा करने में सफल हो गए, तो अगर उन्हें बराबरी का दर्जा मिल जाए तो क्या ब्राह्मण और महार मिलकर इन अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं भगा देंगे? आपकी और भी सोच कितनी मिलती है महाराज। सोचने पे जाति की पाबंदी नहीं होती है ना। गरीब, वंचित, दलित सोचते सब हैं, कुछ आवाज उठाते भी हैं, पर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? और ये आवाज बिगुल की आवाज बने, क्रांति की आवाज बने। इसीलिए जरूरी है कि भीमराव इस अधिवेशन को संबोधित करें। आइए आइए, कैसे हो? माननीय साहू जी महाराज तथा अन्य प्रबुद्धगण, मैं भीमराव अंबेडकर सीधी अपनी बात पर आता हूं। हिंदुस्तान एक भेदभाव वाला देश है। हिंदुस्तान एक ऐसी कई मंजिली इमारत है जिसमें न खिड़कियां हैं, न दरवाजे हैं, न सीढ़ियां हैं। महोदय, इंसान जिस मंजिल पर पैदा होता है, मरना भी उसे वही है। ऐसा क्यों? जो समाज सभी को बराबर न समझे, सभी को बराबरी के अधिकार न दे, उस समाज में सत्य स्वराज कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए आप सबसे विनती है, इस बंद इमारत में खिड़कियां लगाइए, दरवाजे बनाइए, सीढ़ियां निकालिए और बाहर आइए जात पात की इस इमारत से। बस इसी तरह हमारा हिंदुस्तान सही मायने में आजाद हो सकता है। लेकिन सुनिए,
हर सूरत में यह शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, ना हो सकता है। सदियों से दूसरी जातियों ने जो अत्याचार, जो हिंसा हम पर की है, अगर आप भी वही करें तो आप अलग कैसे हुए? ना, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। नहीं, ये मत करो। महाराज, आप सच में मानवतावादी हैं और हिंदुस्तान में आप जैसा और कोई नहीं होगा। नवल बता रहे थे कि आपको आपकी थीसिस बीच में ही छोड़नी पड़ी। जी हाँ महाराज, वो कुछ कारणों की वजह से मुझे लौटना पड़ा था, पर अब मन बना लिया है। बस थोड़े से और पैसे इकट्ठा हो जाए, मैं फिर से विदेश जाऊंगा पढ़ाई करने। इस बार तो लंदन जाने का भी प्लान है। नेकी और पूछ-पूछ, मैं आपको सहयोग देना चाहूंगा, पर मैं किसी शर्त में नहीं बनना चाहूंगा। मैं बांधूंगा भी नहीं। जल अगर बंध जाए तो दूषित हो जाता है, हवा अगर बंध जाए तो बवंडर हो जाती है, और आप तो यूं ही आंधी तूफान है भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजकोष का धन जनता का है, तो आप ये धन अपने सुविधा अनुसार लौटा दीजिए। महाराज, आपने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की है, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। मेरे ख्याल में तो कैसे उन्हें ये सपोर्ट मिल गया। तारा, एक तारा, शाइनिंग स्टार। क्या लाइन है तुम लोग तो बोलते हो आजकल? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर फालतू बात मत कर यार। सीरियस टॉपिक के बीच में कहा। यही समस्या है। इस सिचुएशन की सीरियसनेस में अगर तुम खुद उदास हो गए तो रास्ते दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम को ब्लर मोड में रखो और सॉल्यूशन पे फोकस करो। बाबा साहब ने यही किया था और मिली ना सक्सेस। अब ये क्या है? उड़ना है, पंख है, अरे हवा है। अरे मुझे मत देख, मेरे अंदर से भीमराव को देख, जिनका मन अब उड़ना चाहता है। सपनों ने पंख लगा लिए। रमाबाई, हवा का वो झोंका जिन्होंने बाबा साहब को उड़ने का हौसला दिया। वॉच दिस। गण्यान घुंगरू हारिवला, गण्यान घुंगरू हारिवला, हारिवला ता हारिव दे, गण्यान माझा खेळू दे. गण्यान बांगड्या फोडील्या, गण्यान बांगड्या फोडील्या, फोडील्या ता फोडू दे, गण्यान माझा खेळू दे. क्या रामी बहन, और कितना पढ़ना है तेरे साहब को? और नहीं तो क्या, ये तो तेरे बच्चों के पढ़ने की उम्र है। हाँ, उसे वो थोड़ा कमाए धमाए, वो तुझे गहने बनवा के दे। यहाँ तो उसके लिए खुद के गहने बेचे जा रही है। तुम लोग नहीं समझोगी। अच्छा, हम नहीं समझेंगे। माना कि हमारे घर वाले तुम्हारे साहिब के जैसा विदेश जाके नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा ख्याल रखते हैं। हाँ, तुमसे किसने कहा कि ये मेरा ख्याल नहीं रखते? तुला मेरी लगाएगा, हमेशा मेरी तू ही उसका ख्याल रखती है रामी। ऐसी भी क्या पढ़ाई? हाँ बता। पढ़ाई का मोल समझो। एक व्यक्ति पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। हाँ हाँ, और वो पढ़ाई के जेवर बेचकर होती है। गण्यान बांगड्या फोडील्या, गण्यान बांगड्या फोडील्या. गहने तो फिर बन जाएंगे। हाँ, गाज लगा पड़ा है। ऐसा नहीं है, साहेब अगर पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ कर जाए, हम सबके लिए गर्व की बात होगी, सबका भला होगा। हम औरतों का क्या भला होगा? हमारा काम ही क्या है? खाना बनाओ, बर्तन मांजो, रांधा वाड़ा नुसती काढ. अगं बाई, साहेब आले वाटतं. चला चला, हिचं ऐकायची नाही. चला. लंकेची 12 3 घंटे वाला 12. इन महिलाओं की सोच बदलनी पड़ेगी। आपका अधिवेशन कैसा रहा? अच्छा था। महाराज ने पढ़ाई का कुछ कहा? ओहो, तो तुम्हें पता चल भी गया कि मैं पढ़ाई करने फिर से विदेश जा रहा हूँ। कैसे सब कुछ जान लेती हो रानी? बाबा के बाद एक तुम ही हो जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेती हो, सब कुछ पूछ लेती हो। साहू महाराज ने आने जाने पर रहने का खर्च दिया होगा। आप ये भी रख लीजिए। ये तुम कहाँ से लाई? मैंने सोचा आपको किताबों वगैरह की जरूरत होगी। हाँ। तो मैंने अपने जेवर बेच दिए। रामी, अपनी जेवर से ज्यादा आपको रुपयों की जरूरत होगी साहिब।
मेरी उपस्थिति हो या अनुपस्थिति, कैसे सब कुछ संभाल लेती हो तुम? इतने वर्ष बीत गए, तुमने कभी किसी बात की शिकायत तक नहीं की। वो मेरे मित्र ठीक ही कहते हैं, मैंने पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे काम किए होंगे जो इस जन्म में तुम मुझे मिली। अरे ये सुन 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 सुन, ओ महाराज सुन सुन, एक बात बता, ये तूने दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्यों? सिंपल, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। Yes, now I got the answer. I was amazed कि बाबा साहब ने MA, MSc, LLB, LLM, DLitt, PhD, चार डॉक्टरेट डिग्री, कितना कुछ किया। क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ाई भी सक्सेस का रास्ता है, और पेशेंस भी। अब सुन, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, पर्शियन, जर्मन, कितनी लैंग्वेज आती थी उन्हें। पढ़ना तो पैशन था उनका, पैशन। और इसी पैशन के चलते लंदन में लॉ की डिग्री लेने के दौरान उन्हें इतने अधिकारों का पता चला जो समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। अरे इंसान के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो जन्म से ही जाति मिलती है और उसके साथ जुड़ी गालियां। ऐसा नहीं है। अब जो गरीब है, अशिक्षित है, जिन्हें जीवन के मूल अधिकार पता नहीं, बाकी अधिकारों को कैसे जानेंगे? इस बार बाबा साहब जब हिंदुस्तान वापस आए तो लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। भीमराव अंबेडकर की जय, भीमराव अंबेडकर की जय, भीमराव अंबेडकर की जय, भीमराव अंबेडकर की जय, भीमराव अंबेडकर की जय। देख लीजिए, जी भरकर देख लीजिए अपने नायक को। देख रहे हैं आप, आज आपका स्वागत किसी भी सवर्ण नेता से कम नहीं हुआ है। ये आप प्रेम प्रदर्शन करवा रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन? आप पूरे दलित समाज के कर्णधार नहीं, मैं सबका हूं, इस बात का ध्यान रहे। जितना मैं आप लोगों का हूं, पूरे समाज का भी। आप बस आज से और अभी से सक्रिय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी शुरू कीजिए ताकि स्वाधीनता के संघर्ष में हम दलितों के योगदान को भी आवाज मिले। जय। सुनिए, आप सभी का स्नेह सम्मान लिए, पर अभी मुझे कोल्हापुर महाराज का ऋण अदा करना है। ये पैसा जनता का है, जितनी जल्दी जनता को लौटा दिया जाए उतना अच्छा। साहेब, और उसके आप ये ले लीजिए। ये मैं ये नहीं ले सकता, ये ऋण मैं ताज जिंदगी अदा नहीं कर पाऊंगा। और फिर मुझे वकालत पर भी ध्यान देना। और आप लोगों के लिए एक मशवरा है, इन नारों, इन पूर्वाग्रहों से बाहर निकल के वाकई अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन सबके लिए लड़िए। समाज में जो भी शोषित है, जो भी पीड़ित है, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, दलित हो, स्वर्ण हो, महिलाएं हो, सबके लिए लड़िए। बस इसी तरह हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। एक दलित वकालत की सबसे बड़ी डिग्री, वो भी लंदन से लेकर भारत आ जाए तो भी हमारे समाज में रहेगा वो दलित, और हम जासूस बनकर ये देखने में लग जाएंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि बुद्धि कभी जाति की गुलाम नहीं होती। इंटेलिजेंट लोग रीजन या रिलीजन देखकर पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं समाज की सोच बदलने के लिए। अब लंदन से है बैरिस्टर साहब, हमें वकालत बताएंगे। अरे वहां देखते जाओ, अब यहाँ भी अछूतों की लाइन लगेगी। और इन्हें केस देगा कौन? हाँ, जिनके पास पैसा है वो इनकी जाति देख के तुम भाग जाएंगे, और इनके जाति के पास तो पैसे नहीं है। कैसा चलेगा रे, बेचारे का वकालत। ऐसा करो, कोर्ट के बाहर जो खाली जगह दिख रही है ना, वहां अपनी दुकान लगा लो। हाँ, चल जाए तो अच्छा, वरना खानदानी पेशा तो है ही। लोगों के ये गाने मुझे और एनकरेज करते थे। कई ऐसी रुकावटों के बावजूद मेरी वकालत चल पड़ी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
हुआ क्या है? क्या? तालाब में पानी पीने गए बूढ़े की जबान काट दी। क्यों? क्यों हो रहा था ये सब हमारे समाज में? ये मनुष्यों का काम जंगल राज ज्यादा लग रहा था। अरे हवा पानी तो सभी का है, ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल सत्याग्रह करूंगा। जल मेरा मानवीय अधिकार है। जल हर एक प्राणी के जीवन का आधार हूँ मैं, आधार हूँ मैं। जल हर एक प्राणी के जीवन का आधार हूँ मैं, आधार हूँ मैं। मुझसे मेरा मोल न पूछो, कुदरत का उपहार हूँ मैं, उपहार हूँ मैं। मुझको मुक्ति दिलवा दो, मुझको आजाद करो, मुझको मुक्ति दिलवा दो, मुझको आजाद करो। मुझको मुक्ति दिलवा दो, मुझको आजाद करो, मुझको मुक्ति दिलवा दो, मुझको आजाद करो। मैं जल हूं, मैं बंधा भी हूं और स्वतंत्र भी। जैसे सब बूंदें एक दूसरे से बनके साथ आ जाती है पर स्वतंत्र रहती है। जब नदियां मिलती हैं तो समुद्र बनता है, जब बादल मिलते हैं तो बरखा बनती है और बरखा की बूंदें इकट्ठी होके तालाब बनती है। नदियों का जो जल इकट्ठा होके जमीन की तहों में छुप जाता है, वही तो कुआं बन जाता है। अब इस सब में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य बांटता है। नदी पंडित की, तालाब ठाकुर का, कुआं बनियों का और दलितों का। मैं इन नामों से आजादी चाहता हूं। मैं जल हूं, मैं आजाद रहना चाहता हूं। नहीं सहेंगे हम जल पर ऐसी कोई बदनामी को। जल तो सबको देना होगा, छोड़ो इस नादानी को। किसका है ये जल, बोलो किसका है ये जल? अरे सबका है ये जल, सबका है ये जल। बोलो किसका है ये जल, किसका है ये जल? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसका है ये जल, किसका है ये जल? आप सभी को 3 चीजों का परित्याग करना होगा। सबसे पहले
वो पेशे छोड़ दीजिए जिनकी वजह से आप पर ये लालचन लगते हैं। जब समाज को साफ रखने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तब देखते हैं लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं। दूसरी बात, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं, समझता हूं कि जब खाने को कुछ मिलता ही ना हो तो जो कुछ मिले उससे काम चलाना पड़ता है, पर यह बात उस समाज को कैसे समझाई जाए जिसका पेट भरा हुआ। तीसरी और सबसे अहम बात, इस मानसिकता से बाहर निकलोगे तुम अछूत हो। किसी और के कह देने से तुम अछूत नहीं बन जाते। आज हम यहां इसलिए आए, क्या हम इसीलिए आए हैं कि हमें पीने को पानी तक मैसर नहीं हो, या फिर इसीलिए आए हैं कि यहां के जायकेदार कहलाने वाले पानी की हमें लालसा है? नहीं, इंसान होने का मूल हक हमें यहां लाया है। आइए जल ग्रहण कीजिए। अब ये लोग हमारे मंदिरों में प्रवेश करेंगे नहीं और हमारे धर्म को अपवित्र करेंगे। ऐसी हमारी कोई अनुमति नहीं है। रुक जाइए। संस्कार करने के लिए जब जल भी नहीं मिल पाता है, तब समझो इंसान के अंदर टूट बहुत कुछ जाता है, टूट बहुत कुछ जाता है, टूट बहुत कुछ जाता है। मैं हूँ जल में तो सबको ही जीवन देने वाला हूँ। मुझ पर तो हक है सबका, मैं अमृत का प्याला हूँ। संस्कार करने के लिए जब जल भी नहीं मिल पाता है, टूट बहुत कुछ जाता है, टूट बहुत कुछ जाता है। अफवाह और इंसान के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग माचिस की डिब्बी हाथ में लिए बारूद के ढेर पे बैठे रहते हैं हमेशा। और बाबा साहब की ना हिम्मत कम हुई और ना ही परेशानी। वे चलते चले, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अगस्त 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस दलितों को अलग स्वतंत्र चुनाव का अधिकार दिलवाया। ये बात लंदन से भारत आते आते ऐसी अफवाह में तब्दील हुई कि दंगों में बदल गई। बहुत से जाने गए और इन अफवाहों की जड़ में जाने के बजाय लोग ये जानने में लग गए कि दलितों को क्या अधिकार है। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि डिप्रेस्ड क्लास को एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम की जरूरत है। बाबा साहब कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी के फेवर में थे। ये सोशल रिजर्वेशन इस दूरी को और बढ़ा देता है। And how right he was. पर उनकी सुधा कौन? यहाँ तो सबकी अपनी टूटी अपना आधार। मिस्टर अंबेडकर, यह आपकी जिद का नतीजा है कि आज समाज इस तनाव की स्थिति में है।
मिस्टर नेहरू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वर्णीय हिंदुओं को यह बात ठीक से समझाई जाए तो वो समझ जाएंगे कि समाज एक बराबर होना चाहिए। आप बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। ये देश स्वतंत्रता की गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। और सदियों से दलित समाज पर होता हुआ अत्याचार आपको गंभीर नहीं लगता मिस्टर नेहरू? आश्चर्य है मुझे इस बात का कि मेरा देश प्रेम आपको कब तक लगता है। आप देश की आजादी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे समाज की। ये जो आपकी जिद है ना, उससे हिंदू समाज बट रहा है मिस्टर अंबेडकर। विभाजित समाज को मैं क्या बांटूंगा मिस्टर नेहरू? अगर सही बात सही तरीके से लोगों को समझाई जाए तो हर इंसान समझेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी जाति का क्यों ना। मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर अंबेडकर। समाज चल रहा है। बापू यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे हैं और देश बापू को नहीं भूल सकता। मेरा सुझाव है मिस्टर अंबेडकर कि आप यरवदा जाएं और बापू के सामने पूना पैक्ट साइन करें। पूना पैक्ट ये एक बटे हुए समाज को और विभाजित करेगा, दूरियां और बढ़ाएगा। ये लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर समाज बराबर होगा, समाज एक स्तर पर होगा तो सबकी भलाई होगी, सब आगे बढ़ेंगे, देश प्रगति करेगा। और फिर हम तो उस देश के हैं जहां हमने बाहर से आए हुए हर व्यक्ति शासकों को अपने साथ बिठाया है और हम अपने ही समाज में चल रहे इस ऊंच नीच को जायज ठहरा रहे थे। सोचिए कितनी तर्कपूर्ण बात है। प्रणाम गांधी जी। भीमराव, सारी दुनिया के लिए तो मैं बापू हूं, लेकिन तुम आज भी मुझे मेरा नाम लेकर पुकारते हो। मेरे पिताजी मेरे लिए अनमोल थे। मेरे हृदय में उनका जो स्थान है मैं वहां किसी और को नहीं बिठा सकता। पिता ना सही, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम के, आदर के और भी तो स्थान होंगे। यही तो परेशानी है इस देश की। प्रेम और सम्मान के नाम पे हम एक मनुष्य को भगवान का दर्जा दे देते हैं, पर मैं तो ऐसा भी नहीं कर पाऊंगा। लगता है तुम हमसे नाराज हो। नहीं गांधी जी, मैं आपसे नहीं आपकी जिद से नाराज हूं। रिजर्वेशन का गलत मतलब निकाल के उसका गलत इस्तेमाल करके भविष्य में सिर्फ दलित समाज का नहीं पूरे देश का नुकसान होगा। हमारे विश्वास को हमारी जिद समझ के शायद तुम हमें गलत समझ। बिल्कुल नहीं। मेरा विश्वास है कि संसद में दलितों का प्रतिनिधित्व किसी दलित को ही करना चाहिए। पीड़ित की परेशानी एक पीड़ित ही समझेगा। भीमराव, हम हरिजनों से अथाह प्रेम करते हैं। हम उनके लिए सीट रिजर्व करने के हक में हैं। और आपको क्या लगता है गांधी जी, चुनाव में जिस सीट से एक दलित खड़ा होगा वहां दूसरी जातियां वोट देने भी जाएंगी? क्या एक दलित को अपना नेता मान लेंगी? कभी नहीं। आप भी तो इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं गांधी जी, फिर भी क्यों कुछ नहीं बदला? क्यों नहीं खत्म हुआ ये अत्याचार, ये भेदभाव? भीमराव, समाज को बदलने में, उसे सुधारने में वक्त लगता है। उनको अवसर तो दो ताकि वो हरिजनों का साथ दे सके। आपका सपना अच्छा है पर अफसोस सच्चा कभी हो ही नहीं सकता गांधी जी। जिन लोगों की नजरों में दलितों का कोई अस्तित्व ही ना हो, वो क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? क्या उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे? और आपसे विनती है, इस देश को राजनीति की प्रयोगशाला मत बनाइए। इसका मतलब यह है कि तुम पूना पैक्ट पर साइन नहीं करोगे। मैं साइन करूंगा गांधी जी, लेकिन सिर्फ आपका जीवन बचाने के लिए। पर डरता हूं एक मनुष्य का जीवन पिछड़े वर्गों को आजीवन भारी ना पड़ जाए। मैं भी तुम्हारी तरह बस अपने मन की बात सुनता हूं भीमराव। मैं अपना सच जीता हूं। कभी औरों के मन की बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है कि अपने सच के अलावा कोई और सच देखने को मिल जाए। मैं समझ जाता हूं गांधी जी, जिनके लिए मेरे हृदय में सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान होता है, उनके सामने मैं अपनी बात सीधी सीधी रख देता हूं। आप बुरा मत मानिएगा और अपना ख्याल रखिए।
प्रणाम। भक्ति भक्ति in religion may be road to salvation, but in politics, bhakti or hero worship is sure road to degradation or to eventual dictatorship. ये बाबा साहब की वार्निंग थी। वो हीरो वर्शिप के खिलाफ थे, लेकिन हमारे देश में तो राजनीति उसके बिना चल ही नहीं सकती है। यहाँ तो आइडियोलॉजी को भी एक चेहरा चाहिए होता है। तो इस देश में तो फिल्में भी बिना हीरो के बनती नहीं है। इधर बाबा साहब लड़ते रहे, लोगों के अधिकारों के लिए जूझते रहे, और उधर रमाबाई जीवन को अलविदा कहने को तैयार थी। इंतजार था तो बस साहब के घर वापस आने का। रामी, मुझे लगता है अब अपना साथ खत्म हो गया। ऐसा मत करो। मुझे चिंता महसूस ना होती है। आप इस बात में अपना ध्यान नहीं देंगे। अब बस एक ही इच्छा बाकी रह गई। दुनिया छोड़ने से पहले मैं तीर्थ कर लूं। ऐसे किसी जगह जाने का क्या मतलब, जहां सम्मान हो ना शांति मिले, जहां ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, वहां कैसा नहीं। मुझे गंगा जल चाहिए था। तुम समझती क्यों नहीं? अपने घर में मिल रहा सम्मान का पानी किसी गंगा जल से कम नहीं होता। पर अफसोस तो इस बात का है कि इतने प्रयासों के बावजूद हम आज भी वहीं के वहीं खड़े। इंसान परेशान होता है, टूटता है, बिखरता है, गिरता है, लेकिन फिर खड़ा होता है आगे बढ़ने को, संघर्ष करने को। बाबा साहब ऐसे ही थे। सैडली मोस्ट अंडररेटेड और मिसअंडरस्टूड लीडर थे, जो इस देश के हर समाज, हर तबके के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। हम क्यों उन्हें हम एक ही समाज से जोड़कर देखते रहते हैं? मैं और आप, हम सब बाबा साहब से कैसे एसोसिएटेड हैं? यही ना कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बस पैसों, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफ कोर्स, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आरबीआई कब बना, कैसे और किसने बना? आरबीआई बना 1935 में, बनाया हिल्टन कमीशन ने। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वो कमीशन हिंदुस्तान आया तो उसके हर मेंबर के हाथ में बाबा साहब की 1923 में लिखी हुई किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड रिजॉल्यूशन। आज संविधान में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की देन है, लेकिन थे वो अंडररेटेड। हाँ, महिलाओं के अधिकारों की इस लड़ाई में उनका साथ दिया था एक और शख्सियत है, डॉक्टर शारदा कबीर, जो कालांतर में उनकी धर्मपत्नी बनी। डॉक्टर अंबेडकर में नॉलेज और जुनून का ऐसा अनोखा तेज था जिससे आप अछूते नहीं रह सकते थे। समाज के लिए उनके संघर्ष के आगे में नतमस्तक थे। हम दोनों में जो कॉमन था वो थे कबीर। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी समाज की प्रोग्रेस इस बात से देखते थे कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है। कौन सोचता है महिलाओं के लिए इतना? मुझे गर्व है मैं ऐसे महामानव की पत्नी बनी जिसने संविधान में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए।
ये वो दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी संविधान बनाने में लगे हुए थे। देश की आजादी सामने दिख रही थी, काम करने का जोश आसमान से ऊंचा था। जिन्हें धर्म पे आधारित देश चाहिए था, वो अलग देश की मांग रख चुके थे। देश आजाद हुआ, उसकी खुशियां मनाते या अपनों को खो देने का गम। देश के फ्यूचर के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपनी बात रखते थे और यही कारण था कि देश की पहली बनी मंत्रिपरिषद में डॉक्टर अंबेडकर का नाम कहीं था ही नहीं। जिन्हें सच्चाई सुनना पसंद नहीं, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की बातें, उनके विचार कैसे अच्छे लगते, पर उन्हें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। बापू, बापू, ये फाइल आप एक बार देख लो। जवाहर, ये फाइल तो मैं तुम्हें पहले भी भेज चुका हूं। इसमें भीमराव का नाम तो है ही नहीं। बापू, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, बल्कि सभी का मानना है कि वो सिर्फ दलितों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं। दलित? दलित इस देश, इस समाज का अटूट हिस्सा है और भीमराव उनकी आवाज। इस बात को समझो जवाहर। भीमराव जैसा समझदार और पढ़ा लिखा नेता ही इस देश को नई राह देगा। उसमें मनुष्य के अधिकारों की समझ है, कानून का गहरा ज्ञान है। भीमराव जैसा कानून मंत्री इस देश में दूसरा नहीं होगा। लेकिन बापू, वो मानेंगे नहीं। मानेंगे? मैं बात करूंगा उनसे, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। मुझे डर है बापू कि कहीं वो आपको कुछ बुरा भला न कह दें। ऐसा नहीं है जवाहर, भीमराव हमेशा सच बोलते हैं, समाज और देश हित की बात करते हैं। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उनकी तो लड़ाई ही हमेशा सम्मान की लड़ाई रही है। इस लिस्ट में उनका नाम जोड़ो। जी, मैं बात करूंगा उनसे। अभी नन्हे से हिंदुस्तान ने चलना शुरू ही किया था कि 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। मैंने भले ही अपने हृदय में उन्हें पिता का स्थान न दिया, पर उनके आदर में, सम्मान में कभी कमी नहीं आई। उनके तरीके अलग थे, मेरे तरीके अलग। उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग। वो लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते थे, मैं लोगों को बराबरी के हक दिलवाना चाहता। वो लोगों को एक दूसरे पर दया करना सिखा रहे थे, मैं लोगों को सशक्त बनाना चाहता था। वो लोगों को बदलना चाहते थे, मैं पूरे समाज को। न वो गलत थे न मैं। और जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद 299 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 7 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने मिलकर संविधान बना। बाबा साहब उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे ना। सभी के विचार, सभी के सुझाव उसमें शामिल थे। वो संविधान सभी की मेहनत का फल था।
बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है। हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है। सभी को मिलेगा वोट, ना होगी किसी से खोट, ये रहेगा दुनिया में मिसाल, ये रहे भारत की मशाल, भारत की मशाल, भारत की मशाल, मशाल मशाल मशाल। हमने बना दरपन्ना, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हिंदुस्तान बनाया, नया हिंदुस्तान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है, हमने बना दरपन्ना संविधान बनाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा हम सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान में सब बराबर है, तो समाज में बराबर क्यों नहीं? समाज मनुष्यों से बनता है, तो मनुष्य को धर्म और जातियों में क्यों विभाजित किया जाता है? लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। हाँ, किया। सोचिए, जरा सोचिए, जो हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, क्यों वो धर्म उन्हें अपने से जोड़कर नहीं रख पाया जिसमें उन्होंने जन्म लिया? माइंड यू, वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ थे। जब तक जनगण मन का मान रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा,
मैंने 30 साल पहले कहा था जिस धर्म में मैं पैदा हुआ उसमें मरूंगा नहीं, और आज वो दिन आ गया जब मैं उस धर्म का त्याग करने जा रहा हूं जिसमें मुझे हमेशा सिर्फ नीच, सिर्फ अछूत समझा गया। आज से मैं उस धर्म का पालन करूंगा जिसकी नजरों में सब बराबर है, जहां शांति परम धर्म है। धर्म वो होता है जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम सिखाए, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से शांति के उस धर्म का न सिर्फ अनुसरण करूंगा बल्कि उसका प्रचार भी करूंगा। आप में से जो सम्मान का, बराबरी का, मनुष्य का जीवन जीना चाहता मेरे साथ धम्म की शरण में आ सकता है। विचारों के, ऐसे ऊर्जा के धनी व्यक्तित्व जिनके लिए मानव जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, उनके बताए सिद्धांतों पर देश अभी आगे बढ़ने लगा था। 1956 देश अभी जब घुटनों घुटनों चलना सीख रहा था, बाबा साहब महापरिनिर्वाण को प्राप्त कि अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम था। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। लोग सिर्फ ये देखना चाहते थे कि जब कोई एक पवित्र आत्मा इस धरती से जाती है तो मानवता भी कैसे रोती है। बाबा साहब अपने साथ जाते जाते एक सपना भी ले गए जो उन्होंने भारत के लिए देखा था। तो क्यों ना हम सब लाइक माइंडेड लोग मिलकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं, जहां हर आदमी ये सोचे कि वो सबसे पहले भारतीय है, सबसे आखिर में भी भारतीय है, भारत में जन्मा है। एक ऐसा भारत जहां धर्म हो तो मानवता हो, जाति हो तो समानता हो। बाबा साहब के 3 हथियार लेकर हम क्यों ना एक नया भारत बनाएं, शिक्षा, संघर्ष और संगठन।
लिया, उस भारत का भाग्य अपनी सोच और हिम्मत से बदल दिया। खुद से और दूसरों से सवाल पूछने की शक्ति थी उनमें। जिसकी जाति के कारण उनका स्पर्श एक अपराध था, उसी आम आदमी ने अपनी रूह से इतिहास का रुख ही बदल दिया। अपने मन की बात को निर्भीकता से मानने वाला व्यक्ति एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां भारत के संविधान की रचना उन्होंने अपने हाथों से की। हर एक की बराबरी के लिए आवाज उठाते हुए इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि कभी ईश्वर की तरह पूजे ना जाए। इस महापुरुष को हम सबका कोटि कोटि नमन। Ladies and gentlemen, that was Baba Saheb, the grand musical. Please put your hands together for the cast and crew of the musical. Our principal dancers. Our supporting actors. Nehru and Father, played by Sanjay Singh. Gandhi, played by Subhash Chandra. Lala Lajpat Rai, Shaurya Shankar. Dr. Sharda Kami, Gauri Deva. Master G, Manoj Rajput. Ramaban, Disha Sharma. Young narrator, Bhavu. Yellow Bedkar, played by Jay Rathore. China Bedkar, played by Suhan. Professor Dewey, played by Vaibhav Raj. Naval, played by Mukesh Bhatt. The puppets and property is made by Shameen and team. Shikhar Darwal and team have done the makeup. Our costume designer, Nalini R. Joshi. Scriptwriters, Dr. Mayuri Khatri and Sushma Chauhan. Lyrics by Kausan Munir and Vineet Banchi. Songs have been composed by Indian Ocean. Background score by Suryansh and Navdeep. The visuals and graphics by Hitesh Kumar and Splash Studio. Art director Umang Kumar. Lighting designer Yandev Singh. Choreography Basu Sharma and team. हमारे सूत्रधार टीकम जोशी. बाबा साहेब के रोल में रोहित घोष रोल.
assistant director Rakesh Kumar Singh. हमारे प्ले की निर्देशिका और हमारी मार्गदर्शक द डायरेक्टर महुआ चौहान. Creative consultant Shruti Sharma and Sameer Joshi. Creative team Manma Nayak. In-venue hospitality Ramita Films. Technicals by audio designer NT. Show management Navish and team from Thought. Creative producer Roshan Abbas. The talent management and project consultants team Big Bang Wolf. Rishi Marwa, team E Factor. This show is produced by Team E Factor. Samit Garg, our show producer. Jay Thakur, also our show producer. This was a Teletourism presentation. Anandar